सोक्रेटिस के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो शहर छोड़ जाए या फिर मौत को गले लगा ले। अगर वो शहर छोड़ जाता तो आज 2500 साल बाद भी हम लोग इस अजीम फलसफे के बारे में गुफ्तगू ना कर रहे होते। दोस्तों, मैंने हमेशा आप लोगों को यह बात सिखाई है कि अपने सवालात की परवरिश किया करें। नर्चर योर क्वेश्चंस। मेरा जिंदगी का अब तक का एक्सपीरियंस ये कहता है कि कभी कभार सही सवाल सही जवाब से ज्यादा अहम हो जाते हैं। फिलोसोफर्स यानी फलसफियों की ग्रेटनेस ये होती है कि दे डेयर टू क्वेश्चन। उनमें सवाल करने का पैशन होता है, जुस्तजू होती है, क्यूरियोसिटी होती है। वो भेड़ बकरियों की तरह मुआशरे को फॉलो नहीं करते, बल्कि सोसाइटी में मौजूद जो इर्रेशनल अकीदा परस्ती है उसे चैलेंज करते हैं और लोगों को एक नई सोच देते हैं। बुक बडीज, ये जो सवाल करने की जरूरत है ना, ये इन फिलोसोफर्स की सबसे बड़ी सुपर पावर होती है। यही वजह है कि हजारों साल तक इन लोगों का नाम जिंदा रहता है। आज जिस फलसफी की हम लोग बात करेंगे उसने सिर्फ अपने सवालात से ना सिर्फ अपने मुआशरे में बल्कि वेस्टर्न फिलोसफी में एक ऐसा इंपैक्ट छोड़ा है विच इज अनपैरेलल्ड। उसके सवालात ने, उसकी क्यूरियोसिटी ने उस वक्त के हुक्मरानों को इतना परेशान किया कि उनके पास उसे रोकने के लिए, उसे मारने के सिवाय कोई चारा न रहा। लेकिन आज देखें, उन हुक्मरानों को, उन रूलर्स को कोई नहीं जानता, लेकिन वो छोटे से कद का मोटा सा मैला सा फिलोसोफर आज भी फिलॉसफी की दुनिया पर राज करता है। मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट सोक्रेटिस की। सोक्रेटिस का एक दोस्त था जो एक दिन एक प्रीस्टेस के पास गया और उसने उससे एक सवाल किया। सवाल था कि हु इज द वाइजेस्ट मैन इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में सबसे दाना, सबसे अक्लमंद शख्स कौन है? डेल्फी की उस प्रीस्टेस ने जवाब दिया कि इस पूरी दुनिया में सोक्रेटिस से ज्यादा दाना और अक्लमंद शख्स कोई भी नहीं। जब सोक्रेटिस को यह बात पता लगी तो वो हैरान परेशान हो गया। क्यूरियस तो वो था, लिहाजा ये बात उसके दिलो दिमाग में बैठ गई और अमेजिंगली इस सोच को डिस्प्रूव करने के लिए, गलत साबित करने के लिए वो अपनी सोसाइटी के जो सबसे नॉलेजेबल शख्स थे उनके पास गया ताकि वो प्रीस्टेस की इस स्टेटमेंट को सही तरह समझ सके। उसने इन पढ़े लिखे लोगों से, अक्लमंद नॉलेजेबल लोगों से सवाल करने शुरू किए। सोक्रेटिस का तरीका बड़ा ही यूनिक लेकिन काफी सिंपल था। वो लोगों से सवाल करता विद द स्टैंड पॉइंट दैट ही नोज नथिंग। वो बात का आगाज ही ऐसे करता जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं है और बातों बातों में वो लोगों से सवाल दर सवाल करके उनके आर्गुमेंट्स को ऐसे एक्सपोज करता कि उन लोगों को खुद ब खुद अंदाजा हो जाता कि उनकी नॉलेज के अंदर, उनके आर्गुमेंट्स के अंदर गैप मौजूद है। इन्हीं डिस्कशन से फाइनली उसे रियलाइज हुआ कि प्रीस्टेस ने उसे लेकर जो बात कही है वो दुरुस्त क्यों है। वो सबसे अक्लमंद और दाना शख्स इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास नॉलेज है, बल्कि वो अक्लमंद इसलिए क्योंकि वो जानता है कि वो कुछ नहीं जानता। यहीं से सोक्रेटिस का वो कोट निकला है जो बहुत मशहूर है, आई नो दैट आई नो नथिंग। सोक्रेटिस का ये जो क्वेश्चन पर क्वेश्चन करने का तरीका था ना, इसे सोक्रेटिक या फिर डायलेक्टिकल मेथड कहते हैं। डायलेक्टिकल का मतलब होता है दो ओपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यूज के दरमियान डायलॉग करना, आर्गुमेंट करना। दोस्तों, ये जो डायलेक्टिकल मेथड है ना, ये बड़ी जबरदस्त चीज है क्योंकि इसके जरिए बासानी आप लोगों के आर्गुमेंट्स के अंदर की फॉल्स एजम्पशंस और बेमानी की लॉजिक के बारे में पता लगा सकते हैं। ये बात मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। एंशिएंट ग्रीस के जो लोग थे ना, उनके बहुत से खुदा थे, अपोलो, डायोनिसिस, आर्टेमिस, ज़ूस, एथना एंड मेनी मोर। लोगों का इन खुदाओं पर भरपूर ईमान था और वो क्लेम ये किया करते थे कि खुदाओं को सब पता होता है। बस यहीं से अब हम अपना सोक्रेटिक आर्गुमेंट शुरू करते हैं। सोक्रेटिस के बारे में अम्यूजिंग बात यह थी कि वो हमेशा उस शख्स को पकड़ता था जो ये क्लेम करता था कि भाई मेरा इस सब्जेक्ट के बारे में भरपूर नॉलेज है, तो चाहे वो कोई मजहबी स्कॉलर हो, पॉलिटिशियन हो या फिर लॉमैन हो। सो सोक्रेटिस एक शख्स से सवाल करता है, सो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे खुदा सब कुछ जानते हैं? यू थिंक दैट द गॉड्स नो एवरीथिंग? तो दूसरा शख्स आगे से जवाब देता है कि यस ऑफ कोर्स, वो सब कुछ जानते हैं क्योंकि वो खुदा है। इसके ऊपर फिर सोक्रेटिस एक सवाल करता है, क्या कुछ खुदा आपस में डिसएग्री भी करते हैं, यानी कि खुदाओं के दरमियान भी कोई इख्तलाफ होता है? इस सवाल पर वो शख्स जवाब देता है कि बिल्कुल होता है। इनफैक्ट वो कहता है कि हमारे खुदा तो हर वक्त आपस में लड़ते रहते हैं। इस पर फिर सोक्रेटिस सवाल करता है,
सो खुदाओं के दरमियान इस बात पर इख्तलाफ है कि क्या सही है और क्या गलत। उस शख्स का जवाब होता है बिल्कुल, ये बात ठीक है। इस जवाब पर सुकरात यानी सोक्रेटिस उससे फिर सवाल करता है कि तुम्हारे इस जवाब के मुताबिक कुछ खुदा कभी कभार गलत हो सकते हैं। वो शख्स परेशानी में थोड़ा सोचकर जवाब देता है कि वाकई में ये बात सही है, खुदा गलत हो सकते हैं। सोक्रेटिस फाइनली इस डायलॉग को इस सेंटेंस पर क्लोज करता है कि चूंकि तुम खुद कह रहे हो कि खुदा गलत हो सकते हैं, लिहाजा ये बात भी दुरुस्त है कि खुदाओं को सब कुछ नहीं पता। द गॉड्स कैन नॉट नो एवरीथिंग। देखा आपने कि कैसे कुछ ही सवालों के जरिए पूरा आर्गुमेंट तबाह बर्बाद हो गया। सोक्रेटिस इसी तरीके से लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकाल लिया करता था, जिसकी वजह से लोग एम्बैरस हुआ करते थे, और यही शर्मिंदगी बिल आखिर सोक्रेटिस को लेकर नफरत में बदल गई। लेकिन एथेंस की जो यूथ थी ना, वो सोक्रेटिस से भरपूर इंस्पायर्ड थी। जब वो एथेंस के चौक चौराहे पर खड़ा होकर लोगों से सवाल किया करता तो वहां पर भीड़ लग जाया करती थी, और जब वो अपने सामने वाले शख्स को उसी के आर्गुमेंट्स के अंदर उलझा दिया करता था तो लोग हैरान परेशान होते थे और इस डायलॉग के जरिए बहुत कुछ सीखा करते थे। लेकिन दोस्तों, सवाल यह बनता है कि सोक्रेटिस आखिर अपने सवालात के जरिए क्या साबित करना चाहता था? What did he actually want? क्या उसका मकसद सिर्फ लोगों को एम्बैरस करना, शर्मिंदा करना था, या ही एक्चुअली वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट द रियलिटी ऑफ लाइफ? देखिए, सोक्रेटिस को सही तरह समझने के लिए हमें उस वक्त का जो एथेंस था उसकी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। सोक्रेटिस का जन्म एथेंस में हुआ इन द ईयर 470 BC। ये वो दौर था जब एथेंस ग्रीक वर्ल्ड का कल्चरल कैपिटल था और वहां नई सोच का, नए फलसफे का बोलबाला था। सोक्रेटिस से पहले नेचुरल फिलोसोफर्स का फोकस था ऑन द नेचर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि उनका फलसफा कुदरत और मादी दुनिया तक लिमिटेड था। लेकिन वक्त के साथ साथ फिलोसोफर्स ने फिजिकल वर्ल्ड की बजाय अपना फोकस किया इंडिविजुअल्स की तरफ। इस दौर में एथेंस के जो लोग थे ना, उनके बारे में एक बड़ी यूनिक बात थी। वो बयानबाजी यानी रेटरिक से बड़ा इंप्रेस हुआ करते थे। उन्हें वो लोग बहुत भाते थे जो आर्गुमेंट्स के जरिए, रीजनिंग के जरिए, मंतक के जरिए, लॉजिक के जरिए उन्हें मोटिवेट और कन्विंस किया करते थे। इनफैक्ट एथेंस के जो अमीर लोग थे, जो एलीट थे, वो अपने बच्चों के लिए स्पेशल टीचर हायर करते थे जो उन्हें आर्ट ऑफ स्पीच सिखाते थे, जो उन्हें तकरीर करने के अंदाज बताया करते थे। इन टीचर्स या फिलोसोफर्स को सोफिस्ट कहा जाता है। इन सोफिस्ट का काम था अपनी नॉलेज, अपना विजडम, अपनी तकरीर करने का अंदाज लोगों को सिखाकर उनसे पैसे कमाना। सोफिस्ट की स्टडी का फोकस इंसान थे। उनका कंसर्न था मैन एंड हिज प्लेस इन सोसाइटी। इसीलिए एक मशहूर सोफिस्ट फलसफी प्रोटैगोरस ने कहा था कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि कोई भी चीज सही है या गलत, इसका डिसीजन सिर्फ इस बात पर होगा कि वो इंसान के लिए फायदेमंद है या फिर नहीं। सोक्रेटिस को भी कुछ लोग सोफिस्ट समझते हैं, लेकिन वो एक सोफिस्ट नहीं था। पहला तो यह कि वो सोफिस्ट की तरह लोगों तक अपनी नॉलेज, अपना विजडम पहुंचाने की कोई फीस नहीं लेता था। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात यह कि सोफिस्ट आर्गुमेंट जीतने के लिए आर्ट ऑफ पर्सुएशन और रेटरिक का इस्तेमाल किया करते थे। जबकि दूसरी तरफ सोक्रेटिस वाज अ वेरी डिफरेंट मैन। उसने सारी उम्र एथेंस के चौक चौराहों में गुजार दी, लोगों से बातचीत करते हुए, और इस बातचीत का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि वो जेन्युइनली चीजों की गहराई को समझना चाहता था। उसके सोक्रेटिक मेथड के जरिए लोगों के अंदर सोच की नई राहें खुल जाती थी। वो कहता था कि जिस तरह मेरी माँ एक दाई है ना, यानी कि मिडवाइफ, जो बच्चों को पैदा करने में मदद करती है, इस तरह मैं भी एक मिडवाइफ हूं, क्योंकि मेरे सवालों और गुफ्तगू के जरिए लोगों के अंदर नई सोच की पैदाइश होती है। लेकिन सोक्रेटिस आखिर चाहता क्या था? वो क्या चीज थी जो उसे हर वक्त इतना बेचैन, इतना क्यूरियस रखे हुए थी? देखिए, सोक्रेटिस का जो फलसफा है ना, उसका मेन कंसर्न था लाइफ की एग्जामिनेशन के हवाले से। यही वजह है कि उसने ये स्टेटमेंट कही, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। इस स्टेटमेंट के अंदर सोक्रेटिस के फलसफे की, इनफैक्ट खुद सोक्रेटिस की रूह मौजूद है, लिहाजा इसको समझना जरूरी है। लाइफ की एग्जामिनेशन से सोक्रेटिस की मुराद है कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि अपने बारे में जानना। मैं कौन हूं, मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरा जो बिलीफ सिस्टम है, मेरे जो एक्शंस हैं, मेरी जो वैल्यूज हैं, उनकी बुनियाद क्या है। सोक्रेटिस के मुताबिक ये हमारी जिंदगी के वो सवाल हैं जिनको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए अगर आपने अपनी जिंदगी में जद्दोजहद ना की, स्ट्रगल ना की,
तो ऐसी जिंदगी मीनिंगलेस होगी, बेमानी होगी। सोक्रेटिस ना जिंदगी के एग्जामिनेशन के जरिए एक और सवाल का जवाब तलाश करता रहा। सवाल बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा था। What makes a good life? एक अच्छी जिंदगी कैसी होती है? उसका मानना था कि जिंदगी का मकसद है मेंटल पीस हासिल करना, और ये इंसान सिर्फ तब हासिल कर सकता है जब वो सिर्फ वही काम करे जो वाकई में सही है, ना कि वो काम जिनके बारे में सोसाइटी कहे कि सही है। वर्च्यू यानी अच्छाई के बारे में भी सोक्रेटिस का नजरिया जबरदस्त था। उसका कहना था कि इंसान के पास जो सबसे कीमती चीज है ना, वो उसके वर्च्यूज हैं, यानी कि उसकी अच्छाइयां हैं। यही वजह है कि कोई भी शख्स नेचुरली ईवल नहीं होता। किसी भी शख्स को ईवल बनाती है उसकी लैक ऑफ नॉलेज एंड विजडम, यानी कि किसी भी मुआशरे में ईवल शख्स वो है जिसके पास नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है। इस पॉइंट से सोक्रेटिस ने वो बात निकाली जो मेरी जिंदगी का सेंट्रल प्रिंसिपल है। उसने कहा कि देयर इज ओनली वन गुड इन लाइफ एंड दैट इज नॉलेज, एंड वन इविल, दैट इज इग्नोरेंस। इसी हवाले से प्लेटो का एक डायलॉग है जिसका टाइटल है अपॉलजी। इसमें सोक्रेटिस क्या जानलेवा बात करता है। सोक्रेटिस कहता है कि जिंदगी में कोई भी एक दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आप गुडनेस यानी अच्छाई को डिस्कस ना करें, और गुडनेस चूंकि नॉलेज है, लिहाजा ये नॉलेज किसी भी किस्म की धन दौलत से ऊपर है, और दरअसल नॉलेज की परसूट यानी कि इल्म हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना ही जिंदगी का असल मकसद है। देखिए यहां पर ना मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं। सोक्रेटिस ने पूरी उम्र कोई किताब नहीं लिखी। इनफैक्ट ही डिडंट रोट इवन अ सिंगल लाइन। आज की दुनिया में हमें सोक्रेटिस के बारे में जो भी पता है वो पता है उसके एक स्टूडेंट की वजह से, जो शायद उससे भी बड़ा फिलोसोफर है। मैं बात कर रहा हूं अफलातून यानी प्लेटो की। प्लेटो ने अपनी राइटिंग्स के जरिए, अपने फिलोसॉफिकल डायलॉग्स के जरिए सोक्रेटिस को जिंदा रखा। दरअसल हमें प्लेटो का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से हमें सोक्रेटिस के विजडम के बारे में पता लग सका। सोक्रेटिस कहा करता था कि मेरे अंदर एक डिवाइन वॉइस है जो हमेशा मुझे गाइड करती रहती है कि क्या सही है और क्या गलत। सोक्रेटिस की इन अजीबोगरीब बातों से एथेंस का यूथ तो बहुत इंस्पायर्ड था, लेकिन एथेंस के हुक्मरान बहुत घबराए हुए थे। उन्हें सोक्रेटिस की शक्ल में एक थ्रेट नजर आता था क्योंकि उसकी बातों में एक ऐसा कैरिज्मा था जो लोगों की सोच बदल सकता था। यही वो वक्त था जब एथेंस के कर्ता धर्ताओं ने फैसला किया कि सोक्रेटिस को मरना होगा। देखिए सोक्रेटिस की जो डेथ है ना, वो फलसफे की दुनिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। उसकी वजह यह है कि सोक्रेटिस वो पहला फलसफी था जिसको उसकी गवर्नमेंट ने उसके पॉइंट ऑफ व्यूज की वजह से, उसकी सोच की वजह से मार दिया। प्लेटो ने सोक्रेटिस के ट्रायल को कवर किया है अपने डायलॉग द अपॉलजी में। ये डायलॉग मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। सैकड़ों की तादाद में ज्यूरी बैठी हुई है और सोक्रेटिस तनहा अपना दिफा कर रहा है। द अपॉलजी को आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले यह देख लेते हैं कि सोक्रेटिस पर आखिर इल्जाम क्या थे। देखिए उस पर कुछ बड़े इल्जाम ये थे कि उसने एथेंस के खुदाओं को मारने से इनकार कर दिया। ही हैज बिकम इम्पायस। लोग कहते थे कि ये सोक्रेटिस का बच्चा हमारे खुदाओं पर सवाल उठाता है, लोगों के दिलों में डाउट क्रिएट करता है। उस पर दूसरा इल्जाम यह था कि उसकी वजह से एथेंस के जो नौजवान हैं वो करप्ट हो रहे हैं, वो उन नौजवानों की सोच पर गलत असरात डाल रहा है। इस इल्जाम की वजह बहुत सिंपल थी, क्योंकि सोक्रेटिस अपने स्टूडेंट्स को हर किस्म की अथॉरिटी, पॉलिटिक्स, बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करने का कहा करता था। और याद रखें दोस्तों, जो लोग भी पावर में होते हैं उन्हें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो सवाल करते हैं और जो उनकी अथॉरिटी को, उनकी पावर को चैलेंज करते हैं। सोक्रेटिस चूंकि डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा क्रिटिक था, उसे जमहूरियत बिल्कुल पसंद नहीं थी, लिहाजा ये बात भी एथेंस को बिल्कुल पसंद आई। सोक्रेटिस उस ग्रुप का भी मेंबर था जिन्हें 30 टायरेंट्स कहा जाता है और जिन्होंने 404 बीसी में एथेंस में डेमोक्रेसी को ओवरथ्रो कर दिया था। एनीवेज, सोक्रेटिस के ट्रायल से पहले और उसके ट्रायल के बाद के जो वाकयात है ना, वो जानलेवा हैं। मेरे लिहाज से सोक्रेटिस ने ट्रायल के दौरान जिस किस्म का कैरेक्टर दिखाया ना, दरअसल उन्हीं चीजों ने, उसकी इसी शेर दिली ने उसे सोक्रेटिस बनाया। लिहाजा उसके ट्रायल के वाकयात को डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है। मैंने आपको बताया ना कि प्लेटो ने सोक्रेटिस को जिंदा रखा अपने डायलॉग्स के जरिए। ऐसा ही एक डायलॉग है जिसका नाम है यूथिफ्रो।
दोस्तों सीन ये है कि एक शख्स जिसका नाम है यूथिफ्रो, वो और सोक्रेटिस एथेंस के कोर्ट हाउस के बाहर खड़े हैं। ये वही कोर्ट हाउस है जिसमें कुछ देर के बाद सोक्रेटिस का ट्रायल होने वाला है और उसे मौत की सजा दी जाने वाली है। लेकिन शेर का बच्चा सोक्रेटिस ऐसा था कि अपनी मौत के करीब पहुंचकर भी उसने अपनी बहसबाजी को नहीं छोड़ा। जस्ट इमेजिन कि इस शख्स की जिंदगी मौत का फैसला होने वाला है और वो यूथिफ्रो से डिस्कस ये कर रहा है कि वो मोरालिटी जिसकी बेसिस मजहब यानी कि रिलीजन है और वो मोरालिटी जिसकी बेसिस फिलॉसफी है, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। सोक्रेटिस यूथिफ्रो के सामने दावा यह करता है कि वो इखलाकियात या मॉरल कोड जो खुदाओं की तरफ से दिया गया है वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, उसमें हमेशा कोई ना कोई कमी बेशी जरूर होगी। उसकी वजह यह थी कि एथेंस के गॉड हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, उनके दरमियान हर वक्त किसी न किसी बात पर डिसएग्रीमेंट रहता था। लिहाजा एक वक्त में इन सब खुदाओं को प्लीज करना, सेटिस्फाई करना वॉज इम्पॉसिबल। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने यूथिफ्रो से, जो अपने आप को बहुत ही मजहबी शख्स समझता था, उससे एक ऐसी बात उगलवा ली जिसने उसके सारे बिलीफ सिस्टम के परखच्चे उड़ा दिए। देखिए ये जो डायलॉग है ना, इसका बैकग्राउंड यह है कि यूथिफ्रो अपने ही सगे बाप को प्रोसिक्यूट कर रहा है क्योंकि उसके बाप ने कत्ल कर दिया है। सोक्रेटिस उससे कहता है कि यार तुम अपने बाप के ऊपर ही मर्डर का ट्रायल चला रहे हो। यूथिफ्रो जवाब में कहता है कि भाई मैं एक मजहबी शख्स हूं और मजहब ये कहता है कि जो शख्स कत्ल करता है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। सोक्रेटिस यूथिफ्रो से पूछता है कि भाई दीनदारी क्या है, क्योंकि तुमने अपने वालिद के खिलाफ मुकदमा दायर किया हुआ है और तुम समझते हो कि तुम इखलाकी तौर पर सही हो। यूथिफ्रो जवाब में कहता है कि दीनदारी वही है जो खुदाओं को पसंद है और चूंकि खुदाओं के नजदीक मर्डर एक गलत फेल है, लिहाजा चाहे मेरा बाप भी हो मैं उसको सजा दिलवा के ही रहूंगा। अब देखिए दिखने में यूथिफ्रो ना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, लेकिन सोक्रेटिस के विजडम का कमाल देखे, वो यहां पर एक ऐसा सवाल उठाएगा जो यूथिफ्रो के पूरे आर्गुमेंट को उठाकर बाहर फेंक देगा। सोक्रेटिस यूथिफ्रो से सवाल करता है कि क्या दीनदारी, नेकी के काम करना इसलिए अच्छी है कि उसे खुदा पसंद करता है, या ये दीनदारी, नेकी के काम करना अच्छे हैं इसलिए खुदा को पसंद है। सोक्रेटिस उससे मजीद सवाल करता है कि तुम्हारे देवता, तुम्हारे खुदा हर वक्त तो आपस में लड़ते रहते हैं, उनकी पसंदीदगी और नापसंदीदगी भी मुख्तलिफ है, लिहाजा इस बात से जाहिर होता है कि दीनदारी की तारीफ खुदाओं की मर्जी से तय नहीं हो सकती, यानी कि खुदा आपको मॉरल कोड नहीं दे सकते कि क्या सही है और क्या गलत। ये सवालात यूथिफ्रो को पागल कर देते हैं, उसे लाजवाब कर देते हैं। यूथिफ्रो कहता है यार सोक्रेटिस मुझे ना एक काम याद आ गया है, मैं फिर आके तुमसे बात करूंगा। He gets stuck in a conceptual maze। सोक्रेटिस का ये तरीके वारदात था, वो हमेशा इसी तरह बड़े बड़े स्कॉलर्स को, बड़े बड़े नॉलेज वाले लोगों को परेशान कर दिया करता था। प्लेटो इस डायलॉग से साबित ही करना चाहता है कि ट्रू नॉलेज सिर्फ फिलोसॉफिकल थिंकिंग से ही हासिल हो सकती है। मजहब को अगर आप बगैर किसी सवाल के अपना लेंगे तो ये बात जरूरी नहीं कि मजहब जो बात कहे वो मॉरली भी दुरुस्त हो। सोक्रेटिस के मुताबिक ट्रू मॉरल फिलॉसफी का आगाज ही तब होता है जब आप मजहबी अकीदा परस्ती और तोहम परस्ती को साइड में रखकर सच की तरफ अपने सफर का आगाज करते हैं। अब बात करते हैं द अपॉलजी की। ये दरअसल वो स्पीच है जो सोक्रेटिस ने अपने ट्रायल के दौरान दी। इसका नाम तो द अपॉलजी है, लेकिन सोक्रेटिस ने पूरे ट्रायल में किसी भी किस्म की माफी नहीं मांगी। उसने ज्यूरी को बताया कि भाई मैं तो एक फलसफी हूं, मैं एक फिलोसोफर हूं और मेरा काम है सवाल उठाना। वो ज्यूरी से कहता है कि मेरे ऊपर साल से ये इल्जाम है कि मैं अजीबोगरीब बातें करता हूं, मैं लोगों से सवाल करके उनको शर्मिंदा करता हूं, मैं आसमान की तरफ देखकर बातें करता हूं, मैं खुदाओं को लेकर भी सवालात करता हूं। वो कहता है कि मेरे पास एक स्पेशल डिवाइन विजडम है, मेरे अंदर एक मिस्टिकल आवाज है, ये आवाज हमेशा मुझे गाइड करती है कि क्या चीज सही है और क्या गलत, और इसी इंटरनल वॉइस की बेसिस पर मैं अपनी जिंदगी को कंडक्ट करता हूं। अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह मैंने किया है। सोक्रेटिस ज्यूरी से कहता है कि तुम लोग मुझे मारना चाहते हो ना, तो मार दो, लेकिन मैं अपने काम से बाज नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा हूं। शायद मेरे जैसा शख्स फिर दोबारा एथेंस में ना आ सके। मैं मर भी जाऊंगा तो मरने के बाद भी यही काम करता रहूंगा। अगर तुम लोग समझते हो कि मैं तुम्हारे सामने रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, माफिया मांगूंगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ज्यूरी सोक्रेटिस का आर्गुमेंट सुनती है और बिलाखिर फैसला करती है कि इस फलसफी को मरना ही होगा। अब प्लेटो के सोक्रेटिस को लेकर नेक्स्ट डायलॉग की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है द क्रीटो।
ये जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा ना, इससे आपको फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगा कि सोक्रेटिस कितना अजीम शख्स था। सो सीन ये है कि अपनी मौत से एक रात पहले सोक्रेटिस जेल में कैद है और उस प्रिजन के अंदर उसका दोस्त क्रीटो उससे मिलने आता है। वो सोक्रेटिस के सामने हाथ जोड़ता है, मिन्नतें करता है कि भाई तू माफी मांग ले, तू शहर से चला जा, तेरी जान बच जाएगी और हम दोस्तों ने मिलकर तेरे लिए पैसा भी जमा कर लिया, तू आराम से एग्जाइल में रह सकता है। अब जरा सोक्रेटिस का रिस्पॉन्स सुने। वो कहता है कि मैं एथेंस का एक शहरी हूं और एक सिटीजन होने के नाते मेरे ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस हैं और उन ऑब्लिगेशंस में यह भी शामिल है कि स्टेट जो फैसला करे मैं उस फैसले की रिस्पेक्ट करूं। अगर आज मैं यहां से शहर छोड़कर भाग गया तो मेरे बारे में जो भी इल्जामात हैं वो सही साबित हो जाएंगे और मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। ना तो मैं स्टेट की लॉस के खिलाफ जाऊंगा और ना बुज़दिलों की तरह मौत से बच के शहर छोड़कर जाऊंगा। और सोक्रेटिस की मौत का जो आखिरी डायलॉग है वो है द फेडो। सोक्रेटिस मरने से कुछ ही लम्हे पहले अपने दोस्तों से कहता है कि इंसान की जो रूह है ना वो अमर होती है, इट्स इमॉर्टल। और वो कहता है कि चूंकि फलसफियों का, फिलोसोफर्स का वैसे ही दुनिया की लज्जतों में, प्लेजर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लिहाजा दे आर ऑलरेडी हाफ डेड। और दरअसल जो फिलोसॉफिकल थिंकिंग है दैट इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ फ्रीइंग द सोल फ्रॉम द बॉडी। ये मौत इसी सेपरेशन का नाम है। वो मजीद अपने दोस्तों से कहता है कि इंसान की रूह और उसका इंटेलेक्ट ही है जो उसको जिंदगी में आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझा पाते हैं। इंसान का जिस्म तो दरअसल जड़ बनता है कंफ्यूजन और एरर की। मजीद वो इंसान की रूह के बारे में कहता है कि द सोल इज इनविजिबल एंड डिवाइन और मरने के बाद इंसान की यही रूह हमेशा जिंदा रहती है। बस यही वो लम्हा होता है जब एक स्टेट ऑफिशियल हेमलॉक, जो एक तरह का जहर है, वो सोक्रेटिस के सामने प्रेजेंट करता है। सोक्रेटिस एक ही घूंट में पूरा जहर पी जाता है। थोड़ी ही देर में वो जमीन पर लेट जाता है और बेजान हो जाता है। सोक्रेटिस को तो एथेंस की गवर्नमेंट मार देती है लेकिन उसकी सोच हमेशा जिंदा रहती है। सो दोस्तों, ये थी सुकरात यानी सोक्रेटिस की पूरी कहानी। मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूं ना कि फलसफियों का नाम सैकड़ों हजारों साल तक जिंदा रहता है। जब इस तरह की बुलंद सोच होगी, ऐसा नजरिया होगा, ऐसी निडर पर्सनैलिटी होगी, तो फिर क्यों ना तारीख आपको याद रखे। सोक्रेटिस की सोच से आप लोग इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन इसकी कहानी से एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि सवालात आपकी जिंदगी का वो पिलर है जो आपकी जिंदगी की इमारत को खड़ा रखते हैं। इन बातों के बारे में जरूर सोचिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।